हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम अगेन टू माय ऑनलाइन क्लास। तो मैंने आप लोगों के लिए साइंस के चैप्टर 1 को कवर अप करना शुरू किया है, जिसके 2 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर से चेक कर ले, उस दोनों वीडियोस को भी देख ले बहुत ध्यान से, क्योंकि वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। और ये है मेरा पार्ट थर्ड वीडियो, जिसमें इस चैप्टर को आज मैं पूरा कवर अप करूँगी। इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड करूँगी। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले सेल ऑर्गेनल्स। क्या होता है सेल ऑर्गेनल्स? कल मैंने आप लोगों को बताया था, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते उसका। सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ऑर्गेनल्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल में रहते हैं। ऑर्गेनल्स वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल में रहते हैं और उनका रेलिवेंट फंक्शंस होता है, मतलब उनका पर्टिकुलर फंक्शंस होता है। सबका एक एक फंक्शंस होता है, ठीक है। तो सेल में जो पाए जाते हैं जो ऑर्गेनल्स, सेल में जो छोटे या बड़े जो भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनल्स बोलते हैं। उन्हीं को सेल ऑर्गेनल्स भी बोला जाता है। सो सबसे पहला सेल ऑर्गेनल है हम लोग के पास प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? ये बहुत बड़ा सेल ऑर्गेनल है, जो बेसिकली क्या वो प्लांट बॉडी में ही पाया जाता है। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये जो होते हैं ये कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं। पहले हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड है, मतलब प्लांट को जो ग्रीन कलर मिलता है, प्लांट में जहाँ कहीं भी ग्रीन कलर आप लोगों को दिखे, समझ जाइए कि वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। क्लोरोप्लास्ट क्या काम करता है? ये मैन्युफैक्चर करता है फूड को। क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं। सराउंडिंग से एनर्जी इन द सेंस सन से सोलर एनर्जी लेते हैं, सॉइल से वाटर एंड मिनरल लेते हैं, एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। ओके, देयरफॉर प्लांट आर आल्सो नोन एज ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो जो प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये जो फूड प्रिपरेशन का काम हुआ वो किसके द्वारा हुआ? क्लोरोप्लास्ट, बिकॉज क्लोरोप्लास्ट इज इम्पार्टिंग ग्रीन कलर टू द प्लांट। बिकॉज ऑफ ग्रीन कलर plant is having chlorophyll and thus it helps in photosynthesis and thus plant helps in preparing their food. Okay, so next type of plastid is chromoplast. क्लोरोप्लास्ट होता है ग्रीन कलर इम्पार्ट करने के लिए। ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी जो भी कलर हम लोग प्लांट्स में देखते हैं दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। चाहे वो फ्रूट्स का कलर हो, चाहे वेजिटेबल का कलर हो, चाहे फ्लावर्स का कलर हो, एवरी कलर इज़ रिस्पॉन्सिबल, मीन्स एवरी कलर विच इज़ प्रेजेंट इन प्लांट एक्सेप्ट ग्रीन, that is due to presence of chromoplast. Okay, the plastid associated with different colored parts of plant. वो plastids जो plants के different parts से associated है except green color, उसको chromoplast बोला जाता है. Okay, and third type of plastid is leucoplast. ग्रीन कलर एंड बाकी सारे कलर को छोड़ के अब जो कलर बचता है वो बचता है नो कलर, मीन्स वाइट कलर और कलरलेस। तो ल्यूकोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड कलरलेस प्लास्टिड। कहीं कहीं पे प्लांट्स में कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो कलरलेस होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, या कलरलेस ही हम लोग उसको बोले, तो वो उसके लिए भी एक प्लास्टिड होता है। बिकॉज क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर इम्पार्ट कर रहा है, क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर छोड़ के बाकी सारा कलर इम्पार्ट कर रहा है। तो आफ्टर ऑल ये वाइट कलर पार्ट, ये कलरलेस पार्ट कहाँ से आया? इसके लिए भी कोई प्लास्टिड होगा। तो फॉर कलरलेस द नेम ऑफ प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड होता है। प्लांट्स ऑल्सो कंटेन सम कलरलेस प्लास्टिड्स कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। दीज प्रोवाइड स्पेस टू स्टोर स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल्स एट्सेट्रा। जो ल्यूकोप्लास्ट है वो स्पेस प्रोवाइड करता है, एक स्पेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे प्लांट्स स्टोर कर पाते हैं अपना स्टार्च को, अपना प्रोटीन्स को, अपना ऑयल्स को, एंड बाकी जो भी इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट मटेरियल है वो लोगों के लिए। ओके, तो आप लोगों को प्लास्टिड्स अच्छे से समझ आ गई है। लेट्स मूव ऑन टू माइटोकॉन्ड्रिया। सो व्हाट आर माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया आर रॉड शेप्ड, मीन्स ये रॉड शेप्ड के होते हैं, जो
रॉड होता है उसके शेप के होते हैं और स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये भी सेल ऑर्गेनल का ही एक पार्ट है, मीन्स दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल। हम लोग सेकेंड सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ओके। तो ये रॉड शेप के होते हैं या फिर स्फेरिकल शेप के होते हैं। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी बोला जाता है, मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इसको पावर हाउस क्यों बोला जाता है? पावर हाउस बेसिकली क्या होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हेल्प करता है, यहाँ से हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ओके। मीन्स ये जो हम लोग इसको माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं, सेल का पावर हाउस बोल रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से हम लोग का बॉडी के लिए कुछ मिलता होगा, कुछ ना कुछ तो मिलता ही होगा। जब इसको ये नाम दिया गया है पावर हाउस, मीन्स ये हम लोग का बॉडी को कुछ प्रोवाइड कर रहा है। सो जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बहुत सारे हम लोग के बॉडी में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होने के लिए एनर्जी जनरेट करता है। कुछ भी हम लोग का बॉडी में, हम लोग खा रहे हैं, सो रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया उसमें एनर्जी जनरेट कर रहा है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोल रहे हैं। क्योंकि पावर हाउस वर्ड से ही पता चल रहा है कि पक्का इसमें कुछ ना कुछ जनरेशन का काम हो रहा है, ये हम लोग का बॉडी को कुछ ना कुछ दे रहा है, तभी इसका नाम पावर हाउस पड़ा है। तो ये सेल को एनर्जी देता है। इट गिव्स एनर्जी टू द सेल फॉर वेरियस सेल्यूलर एक्टिविटीज़ या फिर सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम इज़ अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। ये बहुत सारे मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है, बहुत सारे मेम्ब्रेन से मिलके एक नेटवर्क टाइप का बनाता है जो कि हेल्प करता है, प्रोवाइड करता है या हेल्प करता है। इट प्रोवाइड चैनल्स फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन अ सेल। मीन्स ये एक तरह का पाथवे होता है जिससे कि हम लोग के सेल में मटेरियल्स पहुंचाए जाते हैं, ओके। मतलब ये नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन है, ये बहुत सारा मेम्ब्रेन से मिलके एक पाथवे टाइप का है जो कि हम लोग का बॉडी में, हम लोग का सेल्स तक में सारे मटेरियल्स को पहुंचाता है, okay. There are two types of endoplasmic reticulum. First one is rough endoplasmic reticulum and second one is smooth endoplasmic reticulum. Rough और smooth, इस नाम से एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो rough endoplasmic reticulum है वो उसका जो सरफेस होगा वो रफ होगा और smooth endoplasmic reticulum का सरफेस स्मूथ होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो सरफेस है वो रफ क्यों होता है? बिकॉज उसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का सरफेस में राइबोसोम्स नहीं लगे हुए होते हैं, ओके। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्ट्रक्चर में राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो स्ट्रक्चर है उसमें राइबोसोम्स नहीं लगे होते हैं। दैट्स वाई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम अपीयर्स स्मूथ, ओके। तो ये जो राइबोसोम्स लगे होते हैं इनका फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस, बिकॉज इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर तो ये राइबोसोम्स नहीं लगे होते, तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प नहीं करते, ये फैट्स के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये क्या बनाने में मदद करते हैं? फैट्स को बनाने में मदद करते हैं, ओके। सो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स। सो व्हाट इज गोल्गी कॉम्प्लेक्स? गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर मतलब बोरा, जो हम लोग बोरा देखते हैं, बोरा को जैसे एक के ऊपर एक रखा जाता है उसी टाइप से वो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, एक के ऊपर एक होते हैं, ओके। तो इनका फंक्शन क्या होता है? दे हेल्प इन प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। मीन्स ये हेल्प करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं प्रोसेस होने में, मीन्स प्रोसेस करते हैं ये, और पैकिंग करने में मदद करते हैं। किस चीज़ को? जो भी मटेरियल सेल से प्रोड्यूस किया गया उस चीज़ को प्रोसेस करते हैं पहले, फिर उसको पैकेज करने में, उसको पैक करने में हेल्प करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म में एक बहुत ही बड़ा सा, प्लांट बॉडी में बहुत बड़ा होता है पर एनिमल बॉडी में ये छोटा सा होता है, ओके। तो साइटोप्लाज्म में एक एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह होता है, जो प्लांट बॉडी में बहुत बड़ा होता है और एनिमल बॉडी में छोटा सा होता है। ये स्टोर करता है एक्सेस ऑफ वाटर को, बहुत ज़्यादा जो पानी हो जाता है या बहुत ज़्यादा जो वेस्ट प्रोडक्ट हो जाता है इसको ये स्टोर करता है।
अब प्लांट बॉडी में तो कोई एक्सक्रीशन का मतलब प्रोसेस नहीं है, कोई एक सिस्टम नहीं है, कोई एक स्ट्रक्चर नहीं है, पर एनिमल बॉडी में तो एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना। इसीलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम होने के कारण प्लांट बॉडी में, ये एनिमल बॉडी में ये जो है वैक्यूल ये छोटा सा होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम होने के कारण एनिमल बॉडी मीन्स हम लोग की बॉडी में ये वैक्यूल बहुत ही छोटा सा होता है, पर प्लांट बॉडी में ये वैक्यूल बड़ा होता है बिकॉज प्लांट बॉडी डज नॉट हैव अ प्रॉपर एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, in amoeba food materials are held in food vacuole for digestion। amoeba is a unicellular organism। amoeba का नाम तो आप सबने सुना ही होगा, ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। तो इसका भी वैक्यूल होता है और इसका वैक्यूल हेल्प करता है इसको डाइजेशन में। फूड वैक्यूल जिसको बोला जाता है, जो कि इसको डाइजेशन में हेल्प करता है। अमीबा कैसे फूड लेता है? थ्रू इट्स सूडोपोडिया। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन। सो व्हाट इज राइबोसोम्स? आवर नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल इज राइबोसोम। अभी मैंने आप लोगों को बताया था रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं? प्रोटीन को सिंथेसिस करने में, प्रोटीन को बनाने में। नेक्स्ट, सीलिया एंड फ्लैगिला। व्हाट आर सीलिया एंड फ्लैगिला? कुछ सेल्स में स्मॉल एक्सटेंशंस होते हैं, मीन्स स्मॉल आउटिंग्स होते हैं, कुछ बाहर की तरफ निकला हुआ कुछ चीज़ होता है कुछ सेल्स में, जो कि सेल मेम्ब्रेन में होता है। कुछ सेल्स में बाहर की तरफ निकला हुआ चीज़ होता है उनके सेल मेम्ब्रेन पे, जो हेल्प करता है उनको लोकोमोशन में, मीन्स चलने फिरने में और फूड को कलेक्ट करने में। ओके, उसको सीलिया एंड फ्लैगिला का नाम दिया गया, जो कि बेसिकली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पैरामीशियम एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें बहुत सारे सीलिया लगे होते हैं, बहुत सारे सीलिया, वाइल यूग्लिना हैज सिंगल फ्लैगेलम। यूग्लिना एक ऐसा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें सिंगल फ्लैगेलम होता है। आई होप आप लोगों को सेल ऑर्गेनल्स, जो मैंने अभी तक जितने भी सेल ऑर्गेनल्स बताए बेसिक वो सब बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो नेक्स्ट मूव ऑन फटाफट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। सो स्टार्टिंग की जो पार्ट 1 वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था एक चीज़, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो आप लोगों को ध्यान होगा कि हम लोग के बॉडी में सेल्स जो हैं वो टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करते हैं। क्लस्टर्स ऑफ सेल्स मिलके टिश्यूज़ का फॉर्मेशन करते हैं, क्लस्टर ऑफ टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, ऑर्गन्स, क्लस्टर ऑफ ऑर्गन्स combine to form organ system and thus we are formed, means thus organism is formed। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी बहुत डिफर होता है। वो लोग में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल जो होता है वो रेस्पिरेशन का काम भी करता है, रिप्रोडक्शन का काम भी करता है, एक्सक्रीशन का काम भी करता है, न्यूट्रिशन का काम भी करता है। एवरीथिंग इज़ परफॉर्म बाय अ सिंगल सेल। बट क्या ये मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी में पॉसिबल है? टेक एग्जाम्पल ऑफ योर्स बॉडी। क्या ये पॉसिबल है कि एक ही सेल सब काम कर दे? इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए जो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी होता है वो बहुत डायनेमिक होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, वो बहुत डायनेमिक होता है। एंड फॉर वेरियस फंक्शंस वी हैव सेल्स, वी हैव क्लस्टर ऑफ टिश्यूज़ फॉर्म ऑर्गन एंड दीज ऑर्गन्स फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ओके, हम लोग के ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम का अलग फंक्शन होता है, सच एज डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल, मस्क्यूलर, नर्वस, रिप्रोडक्टिव, एंडोक्राइन एंड इंटीग्यूमेंट्री। ओके, सो ये टॉपिक आप लोगों के लिए यहाँ फिनिश होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। तो अपने एक कॉपी लेके बैठिए और पेन या पेंसिल जो भी है लेके बैठिए, 2 कॉलम बनाइए, एक प्लांट सेल एक एनिमल सेल, और जो मैं बोल रही हूँ उसको नोट करते जाइए। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। सो फर्स्ट हम लोग कंपेयर करेंगे दोनों के शेप से रिलेटेड। शेप, प्लांट बॉडी का शेप इरेग्युलर होता है, दैट इज़ नॉट फिक्स्ड। एनिमल बॉडी में जो शेप होता है दैट इज़ फिक्स्ड। सेकेंड, कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। प्लांट बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल मेम्ब्रेन का आउटर कवरिंग को सेल वॉल बोला जाता है, दैट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द प्लांट सेल। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज प्लास्टिड।
plastids are present in plant cell that they are not present in animal cell. Fourth, vacuole. Vacuole is present in both the cell, but plant cell में vacuole में क्या लिखना है? Plant cell में bigger vacuole is present. Vacuole, bigger vacuole is present. Animal cell में small vacuole is present. Next topic. What can be the next topic? So this is the difference between plant cell and animal cell. Means this was the basic difference between plant cell and animal cell. Some of the similarities are also found in both the cells. दोनों सेल में कुछ similarities भी होती है, जैसे कि दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, दोनों में न्यूक्लियस होते हैं, दोनों में साइटोप्लाज्म होते हैं, दोनों में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं. आफ्टर ऑल न्यूक्लियस है तो उसके बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा. ओके, देन दोनों में गोल्गी कॉम्प्लेक्स होते हैं, दोनों में राइबोसोम्स होते हैं. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आप लोग डायग्राम में भी देख रहे होंगे, जो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा. ये दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल्स के डायग्राम है. इस टेबल को भी ध्यान से देख लीजिए जिसमें बताया गया है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. सो दिस टॉपिक इज़ नाउ ओवर, दिस चैप्टर इज़ ओवर एंड आई होप कि मैंने आप लोगों के लिए ये चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया होगा. आई हैव ट्राइड माई बेस्ट एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों की प्रॉब्लम भी इस लॉकडाउन में दूर हो सके जो पढ़ नहीं पा रहे, जिनके घर में कोई है नहीं बड़े समझाने वाले, एंड अगर है भी तो कुछ प्रॉब्लम के कारण समझा नहीं पा रहे. सो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं रोज़ इस तरह के वीडियोस लेके आऊँगी. आप लोगों की एक बुक को कवर अप करते जाऊँगी. पिछले वीडियोस में मैंने संस्कृत की भी 2 चैप्टर कवर अप कर चुकी हैं और अभी फिर मैंने सोचा कि संस्कृत के 2 चैप्टर हो चुकी है तो क्यों ना साइंस के पहले 2-3 चैप्टर कवर अप कर लूँ. तो साइंस के लिए ये चैप्टर आज फिनिश होता है. मेरे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कर ले और आप लोगों को किस सब्जेक्ट में डाउट है वो मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. कल मैं आप लोगों को आज ही मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्प्ले कर दूंगी. उस क्वेश्चन आंसर्स को भी अपने नोट कॉपी में नोट कर ले जिन भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है. सो लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब एंड स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.